जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमने बिहार एसएससी एग्जाम के लिए जीके जीएस के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज शुरू किया था। उसका ये 5वां वीडियो है। इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसको भी जरूर देखें। काम आएगा ही आएगा आपको एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। आपके सामने क्या प्रश्न दिख रहा है कि सूरज के संपर्क में व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है बेहतर होता है, क्यों? क्योंकि ऑप्शंस देखिए, पहला क्या है, अवरक्त प्रकाश शरीर के बैक्टीरिया को मार देता है। दूसरा, प्रतिरोध की शक्ति बढ़ती है यानी इम्यून पावर बढ़ता है। त्वचा की वर्णक कोशिका उत्तेजित होती है और स्वस्थ टैन का उत्पादन होता है। अगला है कि पराबैंगनी किरणें त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित करती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही है ऑप्शन डी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्योंकि सूरज के संपर्क में शरीर में जो है पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में विटामिन डी का निर्माण होता है। ये विटामिन डी जो है एक स्टेरॉइड का काम करता है। इससे क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता जाता है। आपको पता ही है कि हड्डियों की मजबूती जो है विटामिन डी से होती है, कैल्शियम से होती है। विटामिन डी बहुत ही जरूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक और विश्व टूर्नामेंट के लिए बास्केटबॉल कोर्ट का आयाम क्या होता है? तो ऑप्शंस देखिए, 26/14 मीटर, 28/16 मीटर, 27/16 मीटर, 28/15 मीटर। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, 28/15 मीटर। ये होता है बास्केटबॉल कोर्ट का आयाम। किसके लिए? तो विश्व टूर्नामेंट, वर्ल्ड टूर्नामेंट के लिए और ओलंपिक्स के लिए। और बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5। एक टीम में 5 लोग होते हैं, 5 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हमने देख लिया कि 28/15 मीटर होता है। लेकिन अगर नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की बात करें तो वहां पे ये कोर्ट का आयाम आपको मिलेगा 29/15 मीटर का। ठीक है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी विज्ञान इनमें से किससे संबंधित है? यहां पारिस्थिति दिया हुआ, इसको पारिस्थितिकी विज्ञान भी बोल सकते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान, इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी, तो इकोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन देखिए, पक्षी का, सेल गठन का, जीव और वातावरण के बीच संबंध का, मांस तंतु का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जीव और वातावरण के बीच संबंध का। मतलब पारिस्थितिकी विज्ञान है क्या? ये विज्ञान का एक ब्रांच है जिसमें कि जीव और उसके पर्यावरण यानी उसके एनवायरनमेंट के बीच के जो रिलेशंस है उसका स्टडी किया जाता है। एक और प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम्स में कि इकोसिस्टम, इकोसिस्टम वर्ड का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? ये किया था एजी टेंसले ने। एजी टेंसले, इसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने ही इकोसिस्टम वर्ड का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला है कि फाइलेरिया, फाइलेरिया जिसको कि हाथी पांव रोग भी बोलते हैं, हाथी पांव रोग, इनमें से किससे फैलता है? इसमें इसका वाहक कौन है ये पूछा जा रहा है। बैक्टीरिया, मच्छर, प्रोटोजोआ और वायरस। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, मच्छर। ये किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो क्यूलेक्स, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से ये फैलता है। ये देख सकते हैं आप, पैर कैसा मोटा हो जाता है फूल के, हाथ पांव में जो है ना सूजन आ जाती है, इसलिए इसको हाथी पांव रोग बोला जाता है। अगला है DRDL का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ऑप्शंस देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड टेबल लेबोरेटरी, डिफरेंशियल रिसर्च एंड डॉक्यूमेंट्री लेबोरेटरी। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। सही आंसर ए है। ये क्या है? ये मिसाइल सिस्टम का प्रयोगशाला है। अगला है भारत में प्रवाल भित्तियां यानी कोरल रीफ्स, ये कहां पाई जाती है? उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में, वाल्टायर में, रामेश्वरम में, त्रिवेंद्रम में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामेश्वरम के पास जो है प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। ये जो प्रवाल भित्ति है ना, इसको मूंगे की चट्टान भी बोलते हैं, इंग्लिश में कोरल रीफ्स बोलते हैं। ये जैव विविधता का जो है हॉटस्पॉट माना जाता है, यानी बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है ये।
एक तो ये प्रवाल भित्तियां जो है मन्नार की खाड़ी स्थित रामेश्वरम के आसपास मिलती है, अंडमान निकोबार में भी मिलती है। लक्षद्वीप जो है हमारा, ये तो प्रवाल भित्ति से ही बना हुआ है, लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से ही हुआ है। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा अगर प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ की बात करें तो वो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट स्थित ग्रेट बैरियर रीफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप रट लीजिए। अब ये बनता किससे है? तो ये बनता है एक जीव से जिसका नाम है सिलेंट्रेटा पॉलिप्स। क्या नाम है? सिलेंट्रेटा पॉलिप्स। ये जीव जो है कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते हैं, इसी से कोरल रीफ्स का निर्माण होता है। अगला है फैदोमीटर। फैदोमीटर जो है क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शंस देखिए, भूकंप, वर्षा, समुद्र की गहराई, ध्वनि की तीव्रता। सही आंसर ऑप्शन सी, समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई मापने के लिए जो है फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फैदोमीटर क्या है? एक प्रकार का सोनार है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? ध्वनि तरंगों को छोड़ा जाता है, ठीक है, पानी में संचारित किया जाता है, फिर उसके रिटर्न का टाइम देखा जाता है, कितने टाइम में ये वापस आया। इसी तरह क्या होता है? गहराई को निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? ऑप्शन देखिए, मिट्टी के कणों की जमावट के लिए, बैक्टीरिया मारने के लिए, नमक हटाने के लिए, गैसों को दूर करने के लिए। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बैक्टीरिया मारने के लिए। पानी में अगर फिटकरी को डाल देते हैं तो उससे सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, जिससे पानी क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। देखिए, फिटकरी को जो है एलम भी बोलते हैं, ठीक है, या एलम स्टोन बोलते हैं, एलम स्टोन। उसका फॉर्मूला भी कभी भी पूछा जा सकता है, तो फॉर्मूला भी आपको अगर याद रहे तो याद रखिएगा। फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, KAlSO4 का होल टू 12H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने लाल रक्त कोशिकाओं को अस्थि मज्जा हर सेकेंड उत्पादन करता है? लाल रक्त कोशिकाएं मतलब RBC, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, बोन मैरो मतलब पूछा जा रहा है बोन मैरो में आरबीसी का हर सेकंड कितना उत्पादन होता है, कितना प्रोडक्शन होता है। ऑप्शंस देखिए, 5 मिलियन, 7 मिलियन, 10 मिलियन और 12 मिलियन। सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 मिलियन। वैसे देखा जाए तो 2 से 3 मिलियन हर सेकंड उत्पादन होता है, लेकिन प्रश्न में 5 मिलियन दिया गया है, इसी को मानेंगे। नेक्स्ट है कि क्या है जो सैकड़ों लोगों को पूरे विश्व में बांधता है? ऑप्शंस क्या क्या है? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वेब, इंटरनेट, ए अथवा सी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। आपने सुना होगा WWW। अगला प्रश्न है, LIC पूर्ण रूप है, LIC का फुल फॉर्म क्या है? लिव इंडिया कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC। LIC जो है भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। इसका टैगलाइन भी सुना होगा, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1956 को। ये डेट आपको याद रखना है, ईयर याद रखना है, 1956। मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। अगला है, BBC का पूर्ण रूप क्या है? BBC का फुल फॉर्म, बंगाल ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, बिहार ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, भाभा ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। सही आंसर ऑप्शन डी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में। कहां पे? तो लंदन में। नेक्स्ट है, भेल का पूर्ण रूप क्या है? भेल का फुल फॉर्म, भुवन हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत हाई इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिशियन लिमिटेड। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। अगला है, CBI का पूर्ण रूप क्या है? CBI का फुल फॉर्म, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, चीफ ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सही आंसर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन सी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल को
1963। और मुख्यालय अगर पूछा जाए आपसे तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है पेन का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शंस देखिए, प्राइमरी अकाउंट नंबर, प्राइवेसी अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, पार्ट अकाउंट नंबर। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, परमानेंट अकाउंट नंबर। कितने डिजिट का होता है? 10 डिजिट का। अगला प्रश्न है कि स्निग्ध हाइड्रोकार्बन किससे निकाली गई है? स्निग्ध हाइड्रोकार्बन मतलब होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन किससे निकाली गई है? ऑप्शंस क्या है? तेल, वसा, पेट्रोल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसा। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो है ये वसा से निकाली जाती है। एक्चुअली एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है क्या? जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखलाएं खुली होती है वही तो है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न है, खारा पानी में लोहे के लवण से काला धब्बा होता है, पीला धब्बा होता है, लाल धब्बा होता है, नीला धब्बा होता है। क्या होता है? कौन सा धब्बा होता है? तो ऑप्शन बी सही है, पीला धब्बा होता है। अगर खारा पानी में लोहा का लवण मौजूद है तो उससे पीला धब्बा बनेगा। नेक्स्ट है, सेफ्टी ग्लास को बुलेट प्रूफ ग्लास के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि उच्च तनाव को झेल सकता है, मजबूत और अग्निरोधी होता है, उच्च तापमान को झेल सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, उच्च तनाव को झेल सकता है। अब बुलेट प्रूफ ग्लास पे जो हाई प्रेशर से गोली लगती है उससे क्या होता है कि बाहरी परत में थोड़ा सा छेद हो जाता है, हल्का फुल्का टूट जाता है, लेकिन अंदर में जो मौजूद होता है पॉलीकार्बोनेट का परत, वो क्या होता है, उसका जो एनर्जी है, बुलेट का एनर्जी उसको सोख लेता है। उससे क्या होता है, हम बच जाते हैं, ये टूटता नहीं है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण है नायलॉन, पोर्सिलेन, कार्बोहाइड्रेट्स और टेरिलीन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्राकृतिक पॉलीमर पूछा जा रहा है, नेचुरल, तो कार्बोहाइड्रेट्स इसका सही आंसर है। पॉलीमर है क्या? पॉलीमर वे पदार्थ हैं जिनके अणु आकार में बड़े होते हैं और किससे मिलकर बने होते हैं? मोनोमर से। मोनोमर क्या होता है? छोटे छोटे सरल अणु, मोनोमर से मिलकर पॉलीमर बने होते हैं। सेलुलोज, लकड़ी, रेशम, कार्बोहाइड्रेट्स, रबड़, ये सब क्या है? प्राकृतिक पॉलीमर है। क्वेश्चन में यही तो पूछा गया था ना, इसलिए तो ऑप्शन मिला था कार्बोहाइड्रेट्स। और सिंथेटिक पॉलीमर जो है मानव निर्मित होते हैं, जैसे कि क्या था? नायलॉन। नायलॉन सिंथेटिक पॉलीमर है। नेक्स्ट है, धातु जो है डाइल्यूट ऑक्साइड से क्या विस्थापित करता है? ऑप्शंस देखिए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियां इनमें से कौन है? गैंग, फ्लक्स, स्लैग, मिनरल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैंग। अयस्क के साथ जो मौजूद होती है मिट्टी की अशुद्धियां उसको बोलते हैं गैंग, हिंदी में बोलते हैं आधात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻4 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10⁻⁻10 मीटर। एटम जो है उसकी प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। और नाभिक की त्रिज्या की बात करें तो 10⁻⁻15 मीटर होती है। परमाणु के नाभिक में जो है क्या मौजूद होता है? यहां होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चारों तरफ चक्कर क्या लगाता है? वो लगाता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज रहता है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, इसको याद रखना है। किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? ऑप्शंस देखिए, तांबा, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, जर्मेनियम। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, पोटेशियम। इसके साथ साथ एक और धातु है सोडियम। सोडियम को भी मिट्टी के तेल में रखा जाता है, यानी केरोसिन, केरोसिन में। पोटेशियम और सोडियम जो है बहुत ही क्रियाशील धातु होती है। ये आसानी से हवा, पानी, ऑक्सीजन आदि से विक्रिया कर लेती है, इसलिए
इससे बचाने के लिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल में रख देंगे तो ये अभिक्रिया नहीं कर पाती है। अगला प्रश्न है कि अमॉर्फस सिलिकॉन के उत्पादन में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग क्यों होता है? ऑप्शन देखिए, बदलाव नहीं होता, मैग्नीशियम ऑक्साइड को घुलाने के लिए, रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए, भूरा रंग लाने के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम ऑक्साइड को घुलाने के लिए। देखिए, बारीक सिलिका चूर्ण को पहले क्या किया जाता है, मैग्नीशियम पाउडर के साथ मिला लिया जाता है, फिर इसको आग में गर्म किया जाता है। इससे क्या बनता है, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है और सिलिकॉन मिलता है। अब क्या है, सिलिकॉन के साथ जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की अशुद्धता है साथ में, इसको हटाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इसको वॉश किया जाता है, तो हमें क्या मिल जाता है, अमॉर्फस सिलिकॉन। अब जो आपके सामने प्रश्न है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है, पीतल, जर्मन सिल्वर और गन मेटल तांबे के मिश्र धातु हैं। तांबे के अतिरिक्त और कौन सा धातु इन तीनों में पाया जाता है? ऑप्शंस क्या है, जस्ता, टिन, लोहा, निकल। तो सही आंसर है जस्ता, ऑप्शन ए। जस्ता मतलब क्या, जिंक, जिंक, Zn। ठीक है, ये तीनों में पाया जाता है। अब पीतल देखिए, Cu प्लस Zn, कॉपर प्लस जिंक। जर्मन सिल्वर में क्या होता है, कॉपर और जिंक के अतिरिक्त क्या होता है, निकल, Na। ठीक है, और गन मेटल में क्या होता है, कॉपर, जिंक प्लस टीन, Sn। ठीक है, एक और मिश्र धातु है, उसको बोलते हैं डेल्टा मेटल, डेल्टा मेटल। इसमें भी क्या पाया जाता है, कॉपर, जिंक प्लस आयरन। ठीक है, कॉपर जिंक सब में कॉमन है, कॉपर जिंक सब में कॉमन है। जर्मन सिल्वर में निकल, गन मेटल में टिन और डेल्टा मेटल में आयरन। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मिश्र धातु है, उसका नाम है कांसा, कांसा यानी ब्रॉन्ज। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, ये किससे बना होता है, तो ये बनता है कॉपर प्लस टिन। ठीक है, इससे बना होता है, ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में रिपीट होता है। मिश्र धातु है क्या, किसी धातु का किसी अन्य धातु या धातु के साथ मिश्रण ही मिश्र धातु कहलाता है। अब जो इसके घटक होते हैं, उसके जो गुण होते हैं, वो उनसे भिन्न होता है। मिश्र धातु का गुण अपने घटकों के गुण से भिन्न होता है। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा रहा है Fe यानी लोहा, Zn यानी जिंक और Mg यानी मैग्नीशियम को क्रियाशीलता के क्रम में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब रिएक्टिविटी किसका ज्यादा है। ठीक है, पहले कम वाले को रखना है, फिर उसके बाद उससे ज्यादा, फिर उसके बाद फिर ज्यादा। ऑप्शंस देखिए क्या क्या है, Mg Zn Fe, Fe Mg Zn, Fe Zn Mg, Zn Mg Fe। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, Fe Zn Mg। मतलब लोहा से ज्यादा क्रियाशील है जिंक, जिंक से ज्यादा मैग्नीशियम। चलिए मेटल्स के रिएक्टिविटी सीरीज को देख लेते हैं। तो हाईली रिएक्टिव कौन है, यह है पोटेशियम। ठीक है, उससे कम कौन सा है, सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्युमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम आयरन, उससे कम लेड पीबी, उसके बाद हाइड्रोजन, फिर इससे कम आएगा कॉपर, इससे कम आएगा मरकरी, उसके बाद सिल्वर और गोल्ड। इधर क्या हो गया, ये सब लीस्ट रिएक्टिव। तो आप इसमें देख सकते हैं Fe कहाँ है, यहाँ पे, उसके बाद Zn यहाँ पे, उसके बाद Mg यहाँ पे। मतलब Fe कम रिएक्टिव है, उससे ज़्यादा जिंक रिएक्टिव है, उससे ज़्यादा मैग्नीशियम रिएक्टिव है। तो ये वाला जो क्रम है ना, आपको याद रखना है। इसके लिए एक ट्रिक हमने बताया है, वो हमारे शॉर्ट्स में है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, वो भी देख लीजिएगा। वो ट्रिक देखने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे इस क्रम को। अगला जो प्रश्न है ये बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो गौर से देखना। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि हमारे घर के रसोई गैस के सिलेंडर में होता है, जिस पे हम खाना बनाते हैं।
एलपीजी के साथ किस रासायनिक पदार्थ को गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए मिलाया जाता है? ऑप्शन देखिए, मिथाइल मरकेप्टन, बेंजाइल मरकेप्टन, इथाइल मरकेप्टन और प्रोपाइल मरकेप्टन। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, इथाइल मरकेप्टन को एलपीजी गैस के साथ मिलाया जाता है ताकि इसका जब रिसाव हो तो पता लगे। अब देखिए एलपीजी गैस में होता क्या है। एलपीजी गैस में होता है प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, लेकिन ये सब क्या है? ये सब गंधहीन है। गंधहीन है मतलब इसमें कोई स्मेल ही नहीं है। अब स्मेल नहीं है तो अगर गैस सिलेंडर लीक हो गया तो हमें पता कैसे चलेगा? आग लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए इसका पता लगाने के लिए, अगर गैस लीक हो रहा हो, इसका पता लगाने के लिए इसमें एक मिलाया जाता है कुछ। तो क्या मिलाया जाता है? इसमें मिलाया जाता है इथाइल मरकेप्टन। इसमें होता है सल्फर। सल्फर जो है गंदा स्मेल करता है। इसी तरह जब भी लीक हुआ तो पता चल जाता है कि हमारा यहाँ गैस लीक हो रहा है। तो किसकी वजह से होता है? तो इथाइल मरकेप्टन की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन एक गैर धातु है। गर्म होने पर यह अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर हो जाता है। क्यों? सहसंयोजक बंध के टूटने से जारी इलेक्ट्रॉन के कारण, आयनिक बंध के टूटने से जारी इलेक्ट्रॉन के कारण, भीतरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, सहसंयोजक बंध के गठन के कारण। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सिलिकॉन जो है जब इसको गर्म करते हैं तो ये सेमीकंडक्टर की तरह कार्य करने लगता है, क्योंकि सहसंयोजक बंधन टूट जाता है और उससे इलेक्ट्रॉन जारी हो जाते हैं। इसी के कारण ये सेमीकंडक्टर की तरह कार्य करने लगता है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण के अनुकूल बहुलक का उदाहरण है, मतलब नेचुरल पॉलीमर कौन सा है? ऑप्शंस देखिए, नायलॉन, बेकेलाइट, टेरिलॉन और सेलुलोज। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, सेलुलोज। सेलुलोज जो है नेचुरल पॉलीमर है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H10O5। ठीक है, ये सब क्या है? सिंथेटिक है। नायलॉन, टेरिलॉन ये सब क्या है? कृत्रिम है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर एनर्जी, फ्यूजन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, फिशन एनर्जी। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूक्लियर एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा। अगला प्रश्न क्या है? सौर सेल, सोलर सेल में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाला सामग्री क्या है? मतलब सोलर सेल में वो कौन सा सामग्री यूज करते हैं जिससे प्रकाश अवशोषित किया जाता है? ऑप्शंस देखिए, सिलिकॉन, फास्फोरस, कार्बन और रेडियम। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, सिलिकॉन। ये जो सोलर सेल है ये सिलिकॉन का बना होता है। सोलर सेल में कौन सा सिलिकॉन यूज किया जाता है? तो मोनोक्रिस्टलीय सिलिकॉन। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अकार्बनिक सौर सेल। सिलिकॉन क्या है? एक सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। अर्धचालक क्या होता है? वे पदार्थ जो कि सामान्य ताप पर विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जैसे ही हम ताप बढ़ाते हैं तो वो विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। तो सिलिकॉन एक बहुत अच्छा सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। अगला प्रश्न, तकनीक जिसके द्वारा स्थापित किया गया कि सूरज जो है वो मुख्यतः हाइड्रोजन से बना है, किस तकनीक के द्वारा ये प्रूफ किया गया कि सूरज जो है वो हाइड्रोजन से बना है? ऑप्शंस देखिए, स्पेक्ट्रम विश्लेषण, रासायनिक विश्लेषण, स्कैनिंग और लेजर रेंजिंग। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, स्पेक्ट्रम विश्लेषण। इसके द्वारा पता किया गया कि सूरज जो है हाइड्रोजन से बना है। सूर्य में क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन होता है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है मिलकर हीलियम बनाता है, इसी से एनर्जी रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति मशीन के हिस्से में दोष पता करने के लिए किरणों का गलत प्रयोग करता है। किस किरण का उसे सही प्रयोग करना चाहिए था? ऑप्शंस देखिए, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, माइक्रोवेव और दृश्य प्रकाश। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, एक्सरे। अगला प्रश्न, एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लगातार एक कंडक्टर की कुंडली के अंदर और बाहर निकाला जा रहा है जो एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर की सुई कहाँ रहेगी? शून्य पर रहेगी, शून्य के दोनों तरफ जाएगी, शून्य के बाईं तरफ जाएगी, शून्य के दाईं तरफ जाएगी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, शून्य के बाईं तरफ जाएगी। गैल्वेनोमीटर होता क्या है? गैल्वेनोमीटर जो है ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण है।
इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? किसी भी सर्किट में जो है विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है, यानी किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की तीव्रता या दिशा जानने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। एक बात और, विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर में, ये भी याद रखिएगा। अब आपके सामने क्या प्रश्न है कि एक साइकिल चालक के साइकिल के टायर में डायनेमो लगा है और जब वह तेजी से पैडल चलाता है तो डायनेमो में जो बल्ब है वो उज्जवल प्रकाश देता है। यहां देख रहे होंगे साइकिल है, यहाँ पे डायनेमो लगा रहता है और यहाँ पे लाइट लगी रहती है, तो उज्जवल प्रकाश देता है जब तेजी से पैडल चलाया जाता है। तो क्यों होता है ऐसा? ऑप्शन देखिए, ए में है जब चक्का तेजी से चलता है तब चुंबक में और शक्ति आ जाती है और विद्युत धारा का प्रवाह तेज हो जाता है। बी है विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है जब साइकिल तेज चलता है। सी में है कि कुंडली के संबंध में और अधिक चुंबकीय बल बदलता है और अधिक विद्युत प्रवाह होता है। डी है कि कुंडली घर्षण के कारण गर्म हो जाती है और अधिक विद्युत का उत्पादन होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, जब पैडल तेजी से चलाया जाता है तब जो है कुंडली में अधिक चुंबकीय बल बदलता है और विद्युत प्रवाह तेज हो जाता है, जिससे कि क्या होता है? बल्ब से उज्जवल प्रकाश निकलता है। अगला है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सब जानते होंगे, ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन बी सही आंसर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन देखिए 1938, 1943, 1942, 1935। ये भी कॉमन सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा, 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। इसी में दिया गया था नारा करो या मरो। किसने दिया था? गांधी जी ने। गांधी जी ने यह नारा दिया था। नेक्स्ट है नीला पहाड़, ब्लू माउंटेन, इनमें से कौन सा है? ऑप्शंस देखिए, हिमाचल, नीलगिरी, विंध्य, अरावली। नाम से ही पता चल रहा होगा कि नीलगिरी, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। ये नीलगिरी पहाड़ जो है पश्चिमी घाट का हिस्सा है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ये क्या है? बायोडायवर्सिटी से भरा हुआ है, मतलब जैव विविधता का प्रमुख स्थल है पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न, IST का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन सिस्टम टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड ट्रंक, इंडियन सिस्टम ट्रंक। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारत का जो मानक समय रेखा है वो किस देशांतर को माना गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो कि ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है? तो ये है 5.5 घंटा आगे आगे होता है, क्योंकि ये पूर्वी देशांतर रेखा, इसलिए ये आगे है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा खिलाड़ी एथलीट नहीं है? ऑप्शंस देखिए, मिल्खा सिंह, पीटी उषा, लिएंडर पेस, नॉर्मन गिलबर्ट, प्रिचर्ड। तो सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, लिएंडर पेस। ये क्या है? लॉन टेनिस खेलते हैं, लॉन टेनिस के खिलाड़ी। मिल्खा सिंह को जो है उड़ता सिख या उड़न सिख उपनाम दिया गया, और पीटी उषा जो कि भारत के केरल राज्य की एथलीट है, इनको भारतीय ट्रैक फील्ड की रानी, उड़न पड़ी, ये सब बोला जाता है। और नॉर्मन गिलबर्ट प्रिचर्ड ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट थे। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो सही आंसर क्या है? सही है ऑप्शन बी, बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और सबसे ज्यादा जनसंख्याओं की बात करें तो वो है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? ऑप्शंस क्या क्या है? पीसी महालनोबिस मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल, आरके शनमुगम शेट्टी मॉडल, मालथूनिसियन ग्रोथ मॉडल। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, हेराल्ड डोमर मॉडल। इसी पर
आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है हड़प्पा किस देश में स्थित है? ऑप्शंस देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और भारत। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान। हड़प्पा जो है पाकिस्तान में अवस्थित है। ये किस नदी के तट पर है? तो ये है रावी नदी के तट पर। इसकी खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? राइट टू इंफॉर्मेशन। ऑप्शंस देखिए, 2009, 2005, 2002, 2007। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 2005 में पारित हुआ था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई। आरटीआई। अगला प्रश्न, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस देखिए, कृषि, वन, खनन, बैंकिंग। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैंकिंग। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सेवा क्षेत्र से। आर्थिक जो क्रियाएं होती है उसको 3 क्षेत्र में बांटा गया है, 3 क्षेत्र में। एक होता है प्राथमिक, प्राइमरी सेक्टर। दूसरा होता है द्वितीयक, सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरा होता है तृतीयक, टर्शियरी सेक्टर। प्राथमिक में वे क्रियाकलाप आते हैं जिसमें कि प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग होता है, जैसे कि कृषि, वन, खनन। ये सब क्या हुआ? ये प्राथमिक हुआ। द्वितीयक में आपका मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है। तृतीयक में सेवा क्षेत्र है, ये सेवा क्षेत्र से संबंधित है, जैसे बैंकिंग वगैरह, ये सब जिसमें हम सेवा देते हैं वो हो गया तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है कब? 1 जून, 1 मई, 21 मई, 21 जून। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही है ऑप्शन बी, 1 मई। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ये डेट 21 जून भी काफी महत्वपूर्ण है। इस दिन क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग दिवस 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अगला प्रश्न, इनमें से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? ऑप्शंस देखिए, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, केरल। केरल की साक्षरता दर सर्वाधिक है। अगर सबसे कम साक्षरता दर की बात करें, सबसे कम, तो किस राज्य की है? तो वह है बिहार की। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। और अगर भारत के साक्षरता दर की बात करें तो वो कितना है? 74.4%। नेक्स्ट है दार्जिलिंग का क्या प्रसिद्ध है? चाय, कपड़े, कॉफी या फूल? सही आंसर है ऑप्शन ए, चाय। दार्जिलिंग है कहाँ? ये है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, घूमकर एक बार जरूर आइए, मजा आ जाएगा। अगला प्रश्न है एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? ऑप्शंस देखिए, गिर गुजरात, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, काजीरंगा असम, सरिस्का राजस्थान। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गिर गुजरात। यहां पाए जाते हैं एशियाई शेर। ये देख सकते हैं एशियाई शेर को। अब इसमें जो जो ऑप्शंस हैं वो भी याद रखिए। जिम कॉर्बेट कहाँ है? तो उत्तराखंड में, काजीरंगा असम में, सरिस्का राजस्थान में। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। अगला प्रश्न है टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल, बहुत ही महान खिलाड़ी हैं, किस देश के हैं? इटली, स्पेन, जर्मनी और यूएसए। सही आंसर ऑप्शन बी, स्पेन। अगला प्रश्न, इनमें से कौन भारत के संसद का अंग नहीं है, यानी पार्लियामेंट का अंग नहीं है? ऑप्शंस देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे संसद का अंग नहीं है। संसद के 3 अंग हैं, जो कि है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट हमारे। नेक्स्ट, झारखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शंस देखिए, 2000 ईस्वी, 2008, 2002, 1998। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 2000 ईस्वी में झारखंड जो है किस राज्य से अलग हुआ था? तो बिहार से। अगर डेट पूछ लिया जाए आपसे तो वो है 15 नवंबर। इसकी राजधानी कहाँ है?
झारखंड की राजधानी है रांची। अगला प्रश्न, इनमें से कौन पारसियों की किताब है? पारसियों की किताब कौन सी है? टोरा, जिंदवेस्ता, बाइबल या गीता? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, जिंद अवेस्ता। गीता तो हमको पता है ये हिंदुओं का है, बाइबल ईसाइयों का है, और टोरा जो है ये यहूदियों का है। अब आपके सामने क्या प्रश्न है? गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई है? यानी गीतांजलि के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस देखिए, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, मोतीलाल नेहरू। सही आंसर सबको मालूम होना चाहिए, ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने ही गीतांजलि की रचना की थी। ये क्या है? एक कविताओं का संग्रह है। ठीक है, कविताओं का संग्रह है। इसी के लिए जो है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। कब मिला था? तो 1913 में, गीतांजलि के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर बहुत जल्दी आएंगे। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं। तब तक के लिए जय हिंद।